पार्ट जो है उसको हम फोकस करते हैं, दोनों की देखेंगे। सवाल पढ़ते हैं। अशफाक इज़ अ रेजिडेंट फाइलर who made the following disposals during the tax year 2024. On 15 November 2023, he sold a bungalow located in Karachi for ₹51 million, which was purchased on 1st January 2019 for ₹46 million. The values determined by FBR at the time of sale and purchase were ₹48 million and ₹44 million respectively. FPR जो वैल्यूज डिटरमिन करता है वो फेयर मार्केट वैल्यू होती है उस आइटम की, उस प्रॉपर्टी की। वो कह रहा है कि उसे बंगला ख़रीदा, उसको बेचा, उसको ख़रीदते टाइम की भी फेयर मार्केट वैल्यू दे दी जो FBR की डिक्लेयर्ड वैल्यू थी, और उसको बेचते टाइम की भी FBR की डिक्लेयर्ड वैल्यू दे दी। He gifted his coin collection having a fair market value of ₹2.2 million to his friend. He had acquired this collection over the years at a cost of ₹0.3 million. Coin collection है सिंपल, उसने 0.3 million का लिया हुआ है और 2.2 million का उसने बेच दिया। He sold several pieces of the antique furniture for a lump sum amount of ₹35 million. इकट्ठे 35 मिलियन ले लिए उसने इन सब के, जो नीचे लिस्ट दी हुई है। डिटेल्स ऑफ द फर्नीचर आइटम्स सोल्ड आर गिवन बिलो। एंटीक ड्रेसर टेबल, एंटीक वास, एंटीक क्लॉक। उसकी परचेज कॉस्ट दी है 8, 1.2, 20 और फेयर मार्केट वैल्यू दी है 15, 0.9 और 25। An executive table which Ashfaq used at his residence was moved to his office for office use and incurred transportation cost of ₹10,000 in this regard. The fair market value of the table at that time was ₹75,000. Ashfaq had purchased this table for ₹90,000. उसका पर्सनल टेबल था, वो उसने उठवा के ऑफिस मूव करा दिया जिसका 10,000 रुपया उसका खर्चा आया। फेयर मार्केट वैल्यू जब उसने मूव कराया उसकी 75,000 थी और उसने ख़रीदा इसको 90,000 का था। कंप्यूट द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। जी कैसा सवाल है? आसान सा है, ऐसे ही है? करें स्टार्ट फिर इसे, है? कोशिश करें, सोचे कैसे करना है। सबसे पहली बात ये कि टैक्स लायबिलिटी भी उसने कैलकुलेट करने को कही है, और मज़े की बात ये है कि उसने स्पेसिफिकली बता दिया कि हेड ऑफ कैपिटल गेन है, यानी कि हमारे पास जो है वो हेड्स जो है वो एक ही बनेगा, हेड ऑफ इनकम, वो उसने रिक्वायरमेंट में ही बताया हुआ है। तो पहले जो हम ये देखते हैं कि कितने हेड्स ऑफ इनकम है वो तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हेड जो है वो सिर्फ एक ही है। तो अब अगर ये क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या क्या पता चल रहा है, इसमें NTR कितने हैं और सेपरेट ब्लॉक इनकम है कोई? क्या क्या इसमें आएंगे? एक तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन अगर हम निकालें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एक तो इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है सबसे पहले, और उसके अलावा फिर इसके अंदर कॉइन की कलेक्शन आ रही है, फिर दोबारा नीचे एंटीक्स की कलेक्शन आ रही है, और चौथे पॉइंट में एग्जेक्टिव टेबल की सेल आ रही है। तो अब इसके अंदर क्या करूं मैं यहाँ पे? किसको? यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरा सेपरेट ब्लॉक इनकम है और बाकी जो है वो NTR के अंदर फॉल करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे
इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में इमूवेबल प्रॉपर्टी एक आ जाएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इसके आगे मैं लिख दूंगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। पहला पॉइंट तो इसके मुतालिक है। दूसरे में क्या बता रहा है वो? कॉइन्स, कॉइन्स, कॉइन्स के ऊपर है। तीसरा मेरे ख्याल से एंटीक्स पे है, एंटीक्स, और जो चौथा उसने बताया है वो एग्जीक्यूटिव टेबल पे, एग्जीक्यूटिव टेबल। अच्छा, ये सारी इनकम आएगी। इसका पहले फ्रंट पेज तो बना लेना। इनका यहाँ पे व्हाटएवर द केस विल बी, यहाँ पे टोटल इनकम आएगी, ऐसे ही है, टोटल इनकम आएगी। इसमें से फिर हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही कहा, लेस कर देंगे हम सेपरेट ब्लॉक को, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इसके अंदर आ रही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी इनकम जो भी ऊपर आएगी उसे हम लेस कर देंगे। तो ऑब्वियसली इसमें डिडक्टिबल अलाउंस है कोई नहीं, तो मेरी यहाँ पे जो टोटल इनकम आएगी दैट विल बी माय टैक्सेबल इनकम। तो यही मेरी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर मैं क्या निकालूंगा? टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी मेरे पास दो तरह के आ गए, तो एक एनटीआर की निकलेगी और एक सेपरेट ब्लॉक पे निकलेगी। तो एनटीआर की और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की, और ये मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो ये तो सवाल पढ़ के मैंने एक छोटा सा स्केच बना लिया, रुपीज इन थाउजेंड्स, रुपीज इन थाउजेंड्स। अब मुझे पता चल गया मैंने करना क्या है, ठीक है। अब मैं एक एक हेड को उठाऊंगा और उससे रिलेटेड फिगर्स इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। जरा मुझे जल्दी से बताएं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या करूं? क्या करें जी? हाँ जी, आप बताएं भाईजान। इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ बताएं। किसमें से क्या माइनस करनी है? जो हमने वैल्यू रिसीव हुई है उसमें से परचेज प्राइस, वैल्यू रिसीव, कंसीडरेशन रिसीव्ड। कंसीडरेशन रिसीव कितनी है? को उसे क्या माइनस करना? सॉरी, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, ओरिजिनल कॉस्ट थी। अच्छा, कंसीडरेशन रिसीव क्या है? 46 मिलियन है, नहीं 51 मिलियन है, 51 मिलियन और 46 का परचेज किया है। तो जो इसने ये बताया कि उसकी जो एफपीआर में की डिक्लेयर्ड वैल्यू है वो आपकी 48 मिलियन है, और 48 कब थी? जब उसे बेचा, और 44 तब थी जब उसे खरीदा। तो कंसीडरेशन रिसीट में हमने ये देखा था कि हायर ऑफ लेते हैं एफबीआर डिक्लेयर्ड वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, या फिर जो पैसे मिले हो। तो पैसे मिले 51 है और एफबीआर की डिक्लेयर्ड वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू 48। तो हम इसमें से कौन सी लेंगे? हायर। तो ये तो आएगा 51। लेस करते टाइम क्या करना है? 46 मिलियन से लेस करना है कि 44 मिलियन से लेस करना है? 46 क्यों? हाँ, 46 पे परचेज किया। बेसिकली दिस इज द कॉस्ट। हमने जो रूल पढ़ा था वो पढ़ा है कंसीडरेशन रिसीव्ड पे, कि फेयर मार्केट वैल्यू या एक्चुअल अमाउंट जो मिली है, विच एवर इज हायर। ये किस पे पढ़ा है? कंसीडरेशन रिसीव्ड पे। भाई कॉस्ट तो मेरी वही है जो मैंने पे की है, कॉस्ट मेरी वही है जो मैंने पे की है, ठीक है। तो उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको 44 मिलियन की जब आपने खरीदा था उस टाइम की कॉस्ट भी एफबीआर की फेयर मार्केट वैल्यू भी दे दी।
हाँ अपेरेंटली तो ये लगता है ना कि 44 लेंगे यहाँ पे तो टैक्स ज़्यादा बन जाएगा, गेन ज़्यादा बन जाएगा तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमने कॉस्ट को ही लेना है, हमने कंसिडरेशन रिसीव्ड के टाइम पे ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये हमारा कितना बन गया, 5 मिलियन, ठीक है। आगे चले कॉइन्स पे। ही गिफ्टेड हिज कॉइन्स कलेक्शन। पहली बात तो ये कि कॉइन्स मेरा 37 सेक्शन में आता है, ठीक है। 37 के अंदर आएगा तो ये वो वाला कैपिटल एसेट है जिसका गेन 100% टैक्सेबल है और लॉस उसका नॉन एडजस्टेबल है। तो ये कॉइन की कलेक्शन में फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 2.2 मिलियन और उसने एक्वायर किया था 0.3 मिलियन का। तो सिंपल 2.2 मिलियन माइनस 0.3, बड़ा अच्छा सवाल है, सोचें क्यों करेंगे। पूरा 100 रुपए का सवाल है वैसे, जिसे जवाब दिया 100 रुपीज। पहले 130 रुपए देने मैंने हैं। वो ये समोसा इन्होंने खाना होना है उस 50 का, 50 रहते हैं, 100 रुपया भी किसी का रहता था, 130 उनके रहते हैं, 50 किसके रहते हैं, 50 आपके रहते हैं, 180 हो गए, एक और 100 रुपया आ गया भाई। ये एंड पे मैं तुमको दे के जाऊंगा सारे लिखते रहे हैं। क्यों करेंगे भाई, सोचे, बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन है। जा तो उसकी क्यों करेंगे, गिफ्ट किया उसने तो गेन क्यों कैलकुलेट करेंगे। हमने डिस्पोजल की डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जब आपकी एक चीज से ऑनरशिप खत्म हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, डिस्पोजल। जब आपकी एक प्रोडक्ट से ऑनरशिप खत्म हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, डिस्पोजल। जरूरी नहीं है कि सेल की सूरत में हो, जरूरी नहीं है कि वो सेल। तो उसने गिफ्ट जब कर दिया तो उसे ये तो नहीं कहा यार गिफ्ट कर रहा हूं लेकिन रहेगा मेरा, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो जब उसने गिफ्ट कर दिया तो उसकी इस प्रोडक्ट से ऑनरशिप खत्म हो गई, तो टैक्स की नजर में ये क्या होगी, डिस्पोजल। उसकी तरह से 0.3 मिलियन है, लेकिन हम अब 2.2 माइनस 0.3 कर रहे हैं। 2.2 उसकी जब उसने डिस्पोज ऑफ किया है तो उस टाइम पे हम डिस्पोजल के टाइम पे क्या लेते हैं, कंसीडरेशन रिसीव या फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। बेशक गिफ्ट के तौर पे दे रहा है, लेंगे क्या, कंसीडरेशन रिसीव में क्या फिगर आती है, अमाउंट रिसीव्ड या फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। जब कंसीडरेशन रिसीव अगर 50 रुपए हो, ठीक है, और फेयर मार्केट वैल्यू 60 रुपए हो, तो हम क्या लेते हैं, तो रिसीव 60 कर रहे होते हैं, तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू क्यों लेते हैं फिर। तो यहां पे भी यही बात है, लिया कुछ भी नहीं है, 0 रुपीज लिए, लेकिन कंसीडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू तो ज्यादा है। यही तो टैक्स ने कॉन्सेप्ट ठीक किया ना कि भाई आप अपने दोस्तों को दे दे, रिलेटिव्स को दे दे और फ्री में दे दे, चीज की मार्केट वैल्यू ज्यादा हो, तो हमने तो टैक्स नहीं काटना है। तो कंसीडरेशन रिसीव्ड यहाँ पे अमाउंट रिसीव क्या है 0 और फेयर मार्केट वैल्यू उसकी क्या है 2.2 मिलियन, तो जो हायर थी वो इन्हें ले लिया हमने। कैपिटल गेन का रेट है जिसमें हम गेन की बात कर रहे हैं, इसके बाद ये था कि उसमें गेन तो कुछ भी नहीं होगा, गेन कहां से, टैक्स की नजर में गेन हुआ है, टैक्स की नजर में उसे कैपिटल गेन हो रहा है, क्योंकि कॉइन है, कॉइन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो किस हेडिंग में फॉल कर रहा है, हेड ऑफ इनकम में। वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के हेड ऑफ इनकम में कॉइन्स, मेडालियन, ज्वेलरी, उसमें फॉल कर रहा है। तो टैक्स की नजर में उसे गेन हो रहा है, एक्चुअली में उसे गेन नहीं हो रहा। टैक्स की नजर तेज है जहां पे आपको गेन नहीं भी हो रहा वहां भी वो गेन बना रहा है।
तो टैक्स की नज़र में उसे गेन हो रहा है, क्योंकि टैक्स वाला ये समझ रहा है कि यार एक चीज 22 लाख रुपए की है तो हो ही नहीं सकता कि आप फ्री में दे दें, बेशक बचपन का दोस्त हो। करेंगे वैसे एक्चुअली में करेंगे नहीं ना, तो फिर टैक्स की नजर तेज हुई कि नहीं। तो वो कहता है भाई एक चीज 22 लाख रुपए की है तो हो ही नहीं सकता कि आप फ्री में दे दें। टैक्स वाला ये कहता है, वो कहेगा अगर आपने उसे ये साबित किया कि आपने फ्री में दिया है तो इसका मतलब ये आप टैक्स चोरी करना चाह रहे हैं, टैक्स चोरी करना चाह रहे हैं। तो इसलिए उसने ऐसी किसी चीज में नहीं पढ़ा, उसने कहा जो फेयर मार्केट वैल्यू उसमें से 0.3 मिलियन माइनस करे। बताएं कितना आएगा यहाँ पे? 1900 आ गया। चले जी एंटीक्स पे चले। अच्छा एंटीक्स से पहले, एंटीक्स में तो एक वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। एग्जेक्टिव टेबल का कोई मुझे बता दे, एग्जेक्टिव टेबल का मुझे बताएं कितना गेन लॉस रिकॉर्ड करूं। फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी इसकी? है 75,000 की फेयर मार्केट वैल्यू। परचेज क्या है इसकी? बताएं कितनी लो? बताएं कितना लो? आपने बताना है मुझे, बताएं कितना गेन या लॉस लो? ये उस वक्त किया जब आपने ले गया। गेन लॉस कितना लूं यहाँ पे? कैलकुलेट करके बताएं। ये अपने साथ वाली से पूछिएगा। है क्या है इसमें? डेप्रिसिएशन आएगी। अच्छा अपने साथ वाली से पूछिएगा क्या करना है इसका। एग्जैक्टिव टेबल का क्या करना है? हाँ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आएगी नहीं आएगी? एग्जैक्टिव टेबल पे डेप्रिसिएशन आएगी तो यहां पे नहीं लेंगे। अगर उन्होंने गलत कहा तो मैंने भी गलत कहना है। हाँ जी ये तो डेप्रिशिएट हो चुका है सर 90 से। ये डेप्रिशिएट हो चुका है। वाह हाँ तो इस वजह एक मिनट किसी अक्लमंद का भी जवाब आ रहा है, बताएं। परसेंट यूज से बिजनेस की तरफ मूव कर रही हूं तो आई गेस कि यहां पे एग्जाम्प्ट होगा। एग्जैक्टली भाई ये पर्सनल एसेट है जो आपने भी कह दिया था। जो डेप्रिसिएशन लोग कह रहे हैं वो भी गलत कह रहे हैं, ठीक है। वो जो डेप्रिसिएशन थी उससे नीचे वाली क्या एग्जाम्पशन थी कि पर्सनल यूज में मूवेबल आइटम होगा तो कैपिटल एसेट है नहीं कराए। तो ये पर्सनल यूज में मूवेबल आइटम है। डेप्रिसिएशन वाला आइटम तो ऑफिस वाला होगा ना, बिजनेस का होगा। तो ये बिजनेस वाला है, पर्सनल में है। एग्जेक्टिव टेबल विच अशफाक यूज एट हिज रेजिडेंस। तो जो रेजिडेंस में हमारे फर्नीचर पड़ा है क्या उस पर डेप्रिसिएशन हो रही होती है? आपके घर के फर्नीचर पे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे होते हैं कहीं पे? नहीं ना लगा रहे होते। तो फिर तो ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है। ये पर्सनल कैपेसिटी का एसेट था जिसको हमने मूव किया, तो ये तो कैपिटल एसेट है ही नहीं, उसकी डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। बात आपकी भी ठीक थी लेकिन आप लोग डेप्रिसिएशन वाले में चले गए। डेप्रिसिएशन नहीं है भाई इस पे, तो एक तरह से गलत ही है बात। आप लोगों की पॉइंट कट जाएंगे। तो ऑफिस में मूव किया है ना उसने, मतलब उसे पर्सनल कैपेसिटी पे उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो पर्सनल कैपेसिटी पे पर्सनल फर्नीचर की डिस्पोजल के ऊपर मैं कैपिटल गेन लेता ही नहीं हूँ, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं फॉल करता। बताया तो था ना कि एक बंदे की अपनी पर्सनल कार है और वो बेच दे, पर्सनल मूवेबल आइटम है वो बेच दे, तो वो कैपिटल गेन में आता ही नहीं है। भाई आई कैप जो है ना वो बड़ा जालिम है, वो हर लिहाज से चीज को चेक करता है। तो जनाब इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम नोट 1 देंगे और नोट 1 में हम लिखेंगे कि इट्स ए
personal asset, personal movable asset, which don't fall in the definition of capital asset. So no gain loss. ठीक है? आठ में से 2 नंबर कट गए सबके, एक के अलावा हैं 6 तो है। अब ये 6 नहीं आए, ये एंटीक्स रहता है चले अभी पता चल जाएगा कितना पॉजिटिव सोचा है। बताएं क्या करना है बताएं एंटीक्स का क्या करें। चले 4 नहीं आएंगे, ये 8, ये जो एंटीक्स वाली एडजस्टमेंट है इस अकेले के 4 नंबरों ने। 2 तो आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 1 नंबर इसका आ जाएगा, 1 इसका आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी मार्किंग करें तो अभी तक आप लोगों ने 1 नंबर इसका ले लिया, 1 इसका ले लिया, इसका 0 नंबर ले लिया। ये जो थोड़ा सा ये वाला स्केच बनाया सारा, तो चलो हो सकता है 1 नंबर इसका हो, 3 नंबर हो गया, बहुत है कोई हाल नहीं। अच्छा चले इसको करें। He sold several pieces of antique furniture for a lump sum amount of 35 million। भाई उसने इकट्ठा सौदा किया और इकट्ठा उसने कहा कि मेरे पास 3 एंटीक्स पड़े हैं, इन तीनों की इकट्ठा जो है मैं आपको दे देता हूं, तो 35 मिलियन के ले लो। ठीक है, इकट्ठा क्या उसने लमसम का उसने सौदा कर लिया, यानी कि उसकी कंसीडरेशन रिसीव्ड क्या है 35 मिलियन लमसम। तो अब क्या करें, अब उसने एक मिनट ठहरिएगा जरा, उसने क्या किया मैं ये बता रहा हूं। हमारे पास उसने क्या किया कि 3 चीजें थी, ड्रेसर टेबल, वास और क्लॉक। इन तीनों चीजों गेन या लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमें कंसीडरेशन रिसीव चाहिए होती है और कॉस्ट चाहिए होती है। तो इसके मुताबिक हमारे पास कॉस्ट तो है, ठीक है, कॉस्ट है 8000 और 1200 और 20, कॉस्ट तो है, ठीक है। और कंसीडरेशन रिसीव्ड का फॉर्मूला होता है अमाउंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो फेयर मार्केट वैल्यू तो है तीनों की अलग अलग, ऐसे ही है 15,900 और 2500 फेयर मार्केट वैल्यू भी है। अब उसने गेम क्या खेली, अब उसने गेम ये खेली जो कंसीडरेशन रिसीव्ड थी, भाई फोकस करें जरा, जो कंसीडरेशन रिसीव्ड थी वो टोटल दे दी 35,000। किसका, ये चलो आपकी मान लेते हैं, ठीक है। कंसीडरेशन रिसीव्ड उसने क्या की, ये डाटा दे दिया उसने, ठीक है, कंसीडरेशन रिसीव्ड। अब हम जो कंसीडरेशन रिसीव गेन एंड लॉस में करते हैं वो इन दोनों में से हायर उठाते हैं, ऐसे ही है। उसने क्या किया है कि ये फेयर मार्केट वैल्यू इंडिविजुअल दे दी और ये उसने इकट्ठी दे दी, किसको, तो फिर टोटल पे निकाल लें। यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं इसको टोटल कर लूं, करें 40.40,900 इसके ऊपर निकाल, इसके मुताबिक तो गेन ही है 35 फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा अगर आप ये कहना चाहते हैं इसका भी टोटल करें ना, फिर कितना, सॉरी
29.2 29,200 आ गया ना, 29,200 आ गया। अच्छा आप कह रहे हैं कि इन दोनों का टोटल कर लिया है, ठीक है, और इन दोनों के टोटल में से जो हायर है वो उठा लेते, ये उठा ले और इनका फिर डिफरेंस लेके यहाँ पे गेन डाल दें, ऐसे ही है। उधर भी उसका ऐसे कर ले, हाँ जी ऐसे ही कर। तो ये तो गेन रिकॉर्ड हो गया, तो फिर ये लॉस किधर जाएगा? ये तो एडजस्ट करा दिया आप लोगों ने। फिर टोटल परसेंटेज में तो होता है इसमें क्या है? अच्छा लॉस एडजस्ट नहीं करा दिया 1200, और एंटीक के ऊपर लॉस तो नॉन एडजस्टेबल है, तो यहाँ पे तो आपने मुझे लॉस एडजस्ट करा दिया, यानी कि नहीं मिलने 4 नंबर, कोई नहीं, 3 तो आए ना। यानी कि नहीं मिलने 4 नंबर। इसका रूल ये है, अब मैं आपको रूल बताता हूँ, याद रखिएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सारी ड्राइंग इसलिए की है कि आप लोगों को इस बात की समझ लगे कि हमने टोटल पे नहीं जाना, हमने हमेशा इंडिविजुअल पे जाना है। टोटल पे ना जाने की वजह ये होती है कि आप लॉ की खिलाफ वर्जी कर देंगे कि जो ये लॉस है ये तो नॉन एडजस्टेबल है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे गेन होता तो आप कहते फिर तो ठीक था, इसका मतलब ये नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कभी कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड एक से ज्यादा आइटम्स की इकट्ठी दे दी जाए, कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड एक से ज्यादा आइटम्स की क्या कर दी जाए, इकट्ठी दे दी जाए, तो उसको उस टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू की बेस पे आपस में पोर्शन कर लें। मतलब इसका जितने परसेंट है सारे, तो इसके ऊपर भी वही परसेंटेज अभी कराता हूँ मैं, ठीक है, अभी कराता हूँ। कॉन्सेप्ट समझने लगा है कि अगर फेयर कॉन्सिडरेशन रिसीव आपको एक से ज्यादा आइटम्स की इकट्ठी मिल जाए तो उसको एलोकेट कर दे इंडिविजुअल एसेट पे बेस्ड ऑन देयर फेयर मार्केट वैल्यू। और फेयर मार्केट वैल्यू कब की? जिस दिन ये ट्रांजैक्शन सेल की हुई, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो अब ये 35,000 को 40,900 की बेस पे हर इंडिविजुअल पे तकसीम करें यहाँ जरा। कैसे करते हैं अपोर्शन, कैसे करेंगे? अपोर्शन कैसे करेंगे? अच्छा जी, आजकल इतबार किसी पे नहीं, मैं अपना कैलकुलेटर लेके आया हूं। बताएं जी, पहली वैल्यू क्या आएगी? 12.8, बिल्कुल ठीक। कैसे किया भला? 35,000 डिवाइडेड बाय 40,900 मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो ये आ गया जनाब 12,836। 35,000 डिवाइडेड बाय 40,900 मल्टीप्लाई बाय 900 कितना आ गया? या 1000 में बता दो, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो इस फिगर को। 7700 और इसकी 21,390 21,900 390। हाँ जी, लगी समझ? जहां पे कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड एक से ज्यादा आइटम्स की इकट्ठी आए, ये रूल लिख ले कहीं पे, ये आपको पढ़ाऊंगा भी एक सेक्शन के अंदर, लेकिन क्योंकि कैपिटल गेन का रूल है तो ये बार बार कैप को ये बहुत पसंद है ये रूल, उसे पता है कि बच्चों को नहीं पता होता। तो जहां पे कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड एक से ज्यादा आइटम्स की इकट्ठी आए, उस कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड को एलोकेट कर